देखिए अभी आप लोगों ने पिछले लेक्चर जो टॉपिक था 6.6, उस 6.6 टॉपिक के बाद ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, लेकिन यूपी बोर्ड में एक डेरिवेशन के रूप में या सीबीएसई बोर्ड में डेरिवेशन के रूप में आता है। तो हमने इससे थोड़ा आपको रिलेटेड कर रहे हैं पिछले टॉपिक से। हम लोगों ने पढ़ा है इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना BLV, अगर एंगल दिया होगा तो साइन थीटा। तो इस डेरिवेशन की हेडिंग क्या थी? हमने पढ़ा था मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, गतिक विद्युत वाहक बल। गतिक विद्युत वाहक बल के लिए हमने क्या किया था, एक हमने ऐसे फ्रेम बनाया था, याद आया? yes, और इस पर एक कंडक्टर को हमने इस साइड चलाया था। तो जरा मुझे बताओ तुम लोग, ये ऐसे चल रहा था, देखिए इधर सब लोग, ये ऐसे चल रहा था। तो ये कौन सी मोशन है, कौन सी गति है? रेखी गति है कि घूर्णन गति है? सीधा चल रहा है ना, तो ये लीनियर मोशन है। तो इस लीनियर मोशन, किसकी लीनियर मोशन? चालक की। इस कंडक्टर की लीनियर मोशन के कारण कहां पर? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या उत्पन्न होता है? प्रेरित विद्युत वाहक, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये किस गति का आपने पढ़ा है? लीनियर मोशन, रेखी गति का। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब लीनियर का पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगुलर, घूर्णन। हम आपको रिलेटेड कर रहे हैं पिछले टॉपिक से। आपने लीनियर का पढ़ लिया है, हम किसका पढ़ाने वाले हैं? एंगुलर। एंगुलर कब होता है? तो देखो जैसे ये समझ रहे हो, ये इसका पॉइंट हम यहाँ फिक्स कर दें, एक होल कर दें, होल करने के बाद कील लगा दें और इसके अबाउट में ऐसे चलने के लिए स्वतंत्र हो जाए। तो एक बिंदु के परितः ये क्या कर रहा है? घूम रहा है ना। तो इसी को बोलते हैं रोटेशनल मोशन। कौन सी मोशन? एक पॉइंट पर फिक्स कर दो और उसको घुमा, जैसे साइकिल का पहिया एक्सल पर फिक्स होता है और एक्सल के चारों ओर घूमता है। ये कौन सी मोशन है? रोटेशनल, घूर्णन गति है। जैसे पंखा, पंखे की जो पंखुड़ियां होती कैसे करती, इस प्रकार से घूमती, ये रोटेशन मतलब एक बिंदु के परितः घुमाना, अबाउट एक्सिस। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? तो वही हम आज लेकर आए हैं। तो क्या पढ़ने वाले हैं आज आप लोग? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटेशनल मोशन। ये लिखा हुआ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन कंडक्टिंग रॉड इन अ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि हम लीनियर में पढ़ चुके हैं। हिंदी में क्या कहोगे? एक डेरिवेशन करके आता है, डेरिवेशन कि किसी चालक छड़ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, कोई चालक छड़ जैसे मान लीजिए है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और कोई फिक्स पॉइंट कर दिया, उसके परितः आप क्या कर रहे हैं? इसको कोणीय वेग ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं, मतलब रोटेट कर रहे हैं। तो क्या करना है? प्रूव करना, मतलब सिद्ध करना है कि छड़ के सिरों पर, छड़ के सिरे एंड, छड़ के एंड सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होना चाहिए? E = ½ ओमेगा DL²। इतना आएगा रोटेशनल मोशन में। कैसे आएगा हम आपको उसको दिखाते हैं। तो ये हेडिंग हटा दे थोड़ा सा। अच्छा देखिए, तो वो हेडिंग रहने देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखिए, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है। यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है? कागज के तल के लंबवत अंदर है। मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है लेकिन इनवर्ट प्लेन के। अब समझो, हमने ली यहाँ पर एक रॉड, रॉड माना होता है छड़। ये आपने एक रॉड ले ली, इसका पॉइंट फिक्स कर दिया, नाम कुछ भी दे सकते हो, ओ मूल बिंदु जिसको ओरिजिन कहते हैं, इसका नाम आपने दे दिया ए। अब इसको फिक्स कर दिए। अब इसको ऐसे रख के क्या करने वाले हैं? घुमाने वाले। तो मान लीजिए कि आपने इस पोजीशन से इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाया, ठीक है, तो ये कहां पर पहुंच गया? यहां। इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया आपने? पी। और यहां से एक लाइन आपने ऐसे खींच दी,
मतलब यही वाली छड़ है जो घूमकर यहाँ पर पहुंच गई। तो ये इस टाइप से इसका ऐसे, अगर हम इसका लाइन बनाए सीधी तो बन जाएगी। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक डिफ्लेक्ट हुआ, ये पॉइंट स्थिर है, तो यहाँ पर एक विस्थापन आएगा, लेकिन कोण के रूप में विस्थापित हुआ। तो कोणीय विस्थापन, जो डिस्प्लेसमेंट होगा दो लाइनों के बीच, वो कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आप लोग किस नाम से जानते हैं इसको? डी थीटा। छोटा है डी थीटा। अगर ये हम देखते हैं तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, देखेंगे कितना आएगा। तो बताइए, पहले ये ऐसे था, ऐसे घूमा, क्या बढ़ा इसका? वेरी गुड, क्षेत्रफल बढ़ा, एरिया बढ़ा। हम एरिया ही तो बढ़ाना चाहते हैं। क्यों बढ़ाना चाहते हैं? एरिया बढ़ाओगे तभी फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स बदलेगा तभी ईएमएफ बनेगा, जो फैराडे ने बताया था। अगर इसको हम बेटा यहाँ से ऐसे और यहाँ तक घुमाए, एरिया और बढ़ गया, यहाँ तक घुमाए, एरिया और बढ़ गया, ऐसे घुमाए, एरिया, अगर पूरा घुमा दे तो एरिया और ज्यादा बढ़ जाएगा। हम चाहते हैं कि ये लगातार इस टाइप से घूमता रहे, क्योंकि लगातार एरिया बदलेगा तो लगातार फ्लक्स बदलेगा, और लगातार फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ बनता रहेगा। वही काम है। तो आप चाहो तो इसको डॉट डॉट करके, क्या बन गया? एक गोला बन गया, वृत्त बन गया। हाँ, तो ये पूरा आप डॉट डॉट बनाएंगे और इतना आप ये क्लियर बना लेंगे। अच्छा, हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी। इसकी लेंथ मान लीजिए आप लोग क्या? एल। जो रॉड है उस रॉड की लेंथ एल, और यहाँ से हम ये देखना चाहते हैं कितना है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, हिंट दे रहे हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। पढ़े हो कभी? इंग्लिश में बोलते हैं इसको एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अच्छा, एंगल कितना है यहाँ पर? डी थीटा। और इसमें आर्क का काम कौन कर रहा है? ये तो कर रहा है आर्क। ये आर्क होता है चाप बटे त्रिज्या। त्रिज्या का काम कौन कर रहा है? क्योंकि यही तो त्रिज्या बन गई, एल। बोलो ए बी कितना आ गया? त्रियक गुणा कर दोगे? यस सर। दिमाग खोलिए, यहाँ पर ए बी इक्वल टू कितना? एल डी थीटा। तो आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो कितना? एल डी थीटा। एल डी थीटा मतलब ए से बी तक की दूरी एल डी थीटा कहाँ से आ गई? ये जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये आ गया। जरूरत पड़ेगी इसलिए हमने पहले ही से मिक्स कर दिया। अब देखो इसमें आप लोग इसकी लैंग्वेज क्या लिखते हैं? लैंग्वेज जैसे आपको हम कह दें कि ये मोटरसाइकिल दिखाई दे रही है, इसकी एक्सप्लेन करो तो क्या एक्सप्लेन करोगे? कि इसमें दो पहिए हैं, हैंडल है, लाइट लगी हुई, पीछे इंडिकेटर है, आगे इंडिकेटर है, सीट है, वगैरह वगैरह करोगे। ऐसे तो इसको भी देखकर किया जाता है, किसी भी फिगर को देखकर उसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो सबसे पहले क्या ली? देखिए, माना एल लंबाई की एक छड़ है, चालक छड़ है। माना एल लंबाई की एक चालक छड़ है, जिसे स्थिर बिंदु के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जा रहा है। कहाँ पर? एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में। बस यही लिखना था, ठीक है। अब हमें देखते हैं, अभी थ्योरी लिखवाएंगे बाद में। हमें देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना इसने क्षेत्रफल कवर किया। तो यहाँ से यहाँ तक ये सब क्या है? इसका क्षेत्रफल। तो ये ओ ए से ओ बी तक पहुंचने में कुछ टाइम लगा होगा। अगर छोटा डिस्प्लेसमेंट है तो छोटा टाइम लगा होगा। वही हमें कैलकुलेट करना है। हमें एरिया क्यों कैलकुलेट करना है? क्षेत्रफल क्यों निकालना है? ताकि फ्लक्स बदले। तो देखो, हाँ, क्षण माना क्षण को कहां से? ओ ए से कहां तक? ओ बी तक पहुंचने में कितना समयांतराल लगता है? डी टी समयांतराल लगा, ठीक है। इस समयांतराल में एक मिनट देखो, इन समयांतराल में किसके द्वारा? क्षण द्वारा क्या कवर किया? घूमा गया क्षेत्रफल। समझिए,
हमने माना कि OA पोजीशन से OB पोजीशन तक रॉड को पहुंचने में कितना समय लगा, वेरी स्मॉल टाइम DT लगा। इसी DT टाइम में कवर किया गया एरिया, मतलब इनक्लोज्ड एरिया बाय रॉड इन DT टाइम इंटरवल कितना। तो जब देखिए छोटा विस्थापन तो एरिया भी छोटा। क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, क्या आपको ये राइट एंगल दिख रहा है, समकोण त्रिभुज, ऐसे पढ़े हो कभी, ये कौन से त्रिभुज होते हैं, समकोण। तो क्षेत्रफल किसका, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि जो आप देख रहे हैं समकोण त्रिभुज बना है, क्या नाम उसका, समकोण त्रिभुज OAB, ऐसे लिखें, हाँ समकोण त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ राइट एंगल। क्या आप लोग बता सकते हैं सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणे, अगर नहीं याद है तो याद कर लो, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, मतलब 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा वैल्यू रखवाओ बेटा, 1/2, बताओ उसका बेस कितना है, L, वेरी गुड। हाइट कितनी है, इसकी ऊंचाई समझ में आ रही है, कितनी है, थोड़ा सा बोलते जाएंगे बीच बीच में, ठीक है, LD थीटा इतना हो गया। अब आप चाहो तो इसका स्क्वायर करा सकते हो, 1/2 यहाँ तक पहुंच गए, इसको ये रख दो, एरिया चेंज हो गया, फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने के बाद तो देखो, तो देखिए आप इसमें हम निकालेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, या सीधा बाई फैराडे लॉ, फैराडे के नियम से क्या निकालेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल। समझिएगा यहाँ पर आप लोग, अच्छा इसमें देखिए, तो फैराडे के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, E इक्वल टू, बोलो, माइनस d5, हाँ माइनस यहाँ पर हम नहीं लेंगे, हम सीधा परिमाण नहीं जोड़ लेते हैं, वैसे माइनस को आप हटा सकते हैं, क्यों, हमें केवल यहाँ उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है, तो माइनस अगर आप नहीं भी लेंगे तो भी यहाँ चलेगा। तो ये हो जाएगा EMF इक्वल टू d∅b/dt, ये सूत्र होता है। इसमें हम जानते हैं फाई का मान, लेकिन फाई कितना होता है, B इंटू L, कितना होता है, B इंटू A, रखो यहाँ पर। तो E इक्वल टू d/dt, किसका मान बेटा इसकी जगह है, BA, ये हो जाएगा B इंटू A। अब ये किस में लगेगा, d/dt जो डिफरेंशिएशन होता है वो किस में लगेगा, तो आंसर जो चेंज होता है। तो क्या B चेंज हो रहा है, हमने माना कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रहा, तो B चेंज नहीं हो रहा, इसमें नहीं लगेगा, लेकिन एरिया लगातार चेंज हो रहा है, तो d/dt किस में लगेगा, एरिया। तो देखो क्या हो जाएगा, ये B बाहर हो गया और हो जाएगा dA/dt, और dA की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, B, ठीक है, और B, dA, और dA की वैल्यू कितनी है, कहीं पर है, ½ L² निकाल चुके हैं नहीं, यहाँ से dA की वैल्यू पुट करो वहां पर, तो B वही रहा, dA की जगह हम लिख सकते हैं ½ L² d∅dt। हमने क्या किया, B को B रखा, dA का मान यहाँ से उठा के रख दिया अपॉन dt, इसको थोड़ा सही रूप में लिख लो, तो ये हो जाएगा 1/2 B और L², ये इसके साथ लिख दो d∅ अपॉन dt, ये क्या बन गया, देखो इधर ध्यान से, गौर से देखो, B L², ये d∅ अपॉन dt, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, मतलब रेखीय विस्थापन परिवर्तन की दर को रेखीय वेग कहते हैं। इसी प्रकार से कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो देखो क्या यही लिखा है,
थीटा का नाम कोणीय विस्थापन, ई का नाम परिवर्तन, समय के भाग का नाम दर। तो कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को कोणीय वेग। तो डी थीटा अपॉन डी टी किसका सूत्र होता है? ओमेगा। 1/2 ये। तो बेटा जहां डी थीटा अपॉन डी टी क्या है? ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। बस इसको सीधा लिख दो, तो हाफ ओमेगा डी लाना था। कभी कभी इस एल की जगह आर लिखा होता है, तो आर कोई प्रॉब्लम? आर कौन? रेडियस। क्यों? क्योंकि ये लंबाई भी तो त्रिज्या बन गई। देखो इस गोले की त्रिज्या काम करेगा तो जरूर नहीं कि एल मिले, आर भी मिल सकता है, घबराने की जरूरत तो नहीं। तो इस डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम ये तैयार करेंगे? हमें पता चल गया कि एंगुलर मोशन में हमें ईएमएफ निकालना, प्रेरित विद्युत भागबल। तो क्या बदलना चाहिए? क्षेत्रीय। तो पहले हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे, इसकी ओए पोजीशन से ओबी पोजीशन में ले जाएंगे। तो कितने प्रकार के डिस्प्लेसमेंट आएंगे? दो, एक एंगुलर और एक लीनियर। इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट का मान निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो फिर हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता चल गई कितनी? एल डी थीटा। ठीक है, अब हम क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल किसका? इस आकृति का। और ये आकृति है कौन? एक राइट एंगल समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, याद कर लो, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस इनटू हाइट। तो देखो ये लिखा हुआ है, क्षेत्रफल निकाल लिया। जैसे ही क्षेत्रफल बदला, एरिया बदला, क्या बनेगा? प्रेरित विद्युत भागबल। क्यों? क्योंकि फ्लक्स चेंज हो गया होगा। तो प्रेरित विद्युत भागबल बनेगा, वो किसने दिया है? फैराडे। क्या दिया है? इक्वल टू d5 अपॉन dt। यहाँ पर माइनस नहीं लिया, केवल उसका परिमाण लिया, मैग्नीट्यूड। तो d अपॉन dt वही रखा, किसका मान रख दिया? फाई का। कितना होता है? ba। यहाँ थीटा 0 बनता है, ठीक है, सिमेट्री। बी रख दिया, कौन चेंज होगा? ए। तो ये डी अपॉन डी टी किसमें लगेगा? ए में। डी अपॉन डी टी यहाँ किसकी वैल्यू रखोगे? डी ए की। कौन सी? जो निकाल चुके हो, ये यहाँ रख दिया, यहाँ तक पहुंच गए। अगर हम देखें कि इसको इसके पास लगा दें, तो ये डी थीटा अपॉन डी टी, और ये डी थीटा अपॉन डी टी एंगुलर वेलोसिटी होती है, क्योंकि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इस किसका मान है? ओमेगा। इसकी जगह डब्ल्यू नहीं, ओमेगा। तो ये ओमेगा रख दिया, ये आपका सूत्र। तो कहने का मतलब, अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रोटेट होगा तो इसके सिरों पर कितना विद्युत भागबल बनेगा? हाफ ओमेगा बी स्क्वायर। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एल लेंथ या रेडियस, ठीक है। और इस ओमेगा का मान होता है 2 पाई एन, फ्रीक्वेंसी के टर्म में 2 पाई एन। अगर जरूरत पड़ेगी तो ये होता है ओमेगा की वैल्यू। चलिए आप लोग लिख लीजिए अब इसको। देखिए अभी आपने जो इस मेथड द्वारा हाफ ओमेगा बी स्क्वायर को ड्राइव किया है, शांत रहिए। इसकी एक और मेथड होती है जो इंटीग्रेशन मेथड कहलाती है। हमने लीनियर मोशन में ईएमएफ कितना पड़ा है? बी एल बी। अगर ये एंगुलर में हो तो हम मानेंगे पहले इसकी लेंथ इतनी थी, फिर इसकी लेंथ इतनी, फिर इसकी लेंथ इतनी। ये लेंथ बढ़ बढ़ के कितनी हो गई? एल। तो पहले लेंथ कितनी रही होगी? डी एल, मतलब बहुत छोटी। जब लेंथ बहुत छोटी होगी तो ईएमएफ भी बहुत छोटा। तो जो ई लिखा है उसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे? डी ई। और ये लिखेंगे क्या? बी डी एल। और इसकी जगह डी एल। और कौन? क्योंकि अगर ईएमएफ छोटा है तो उसकी लेंथ भी छोटी है। ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट। अब आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, लड़कियों, आपने रिलेशन पढ़ा होगा V इक्वल टू आर ओमेगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। रेखीय वेग कोणीय वेग का एक संबंध है, 11 में पढ़ा होगा। तो आर की जगह आर नहीं रखेंगे, यहाँ रेडियस का काम कौन कर रहा है? एल कर रहा है। वेरी गुड। तो यहाँ आर की जगह हम लोग लिखेंगे V इक्वल टू रख दो, यहाँ पर हो जाएगा B। और इसकी जगह क्या? पहले B का मान रख देते हैं, L ओमेगा इंटू डी एल। अब बेटा बताओ, छोटे ईएमएफ से बड़ा ईएमएफ कब बनता है? जब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्या करते हैं? करा दो। इसका इंटीग्रेशन E, इसमें इंटीग्रेशन बी एल ओमेगा और डी एल। इधर बस हो गया। जो कांस्टेंट होते हैं उनको बाहर करो। बी कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट नहीं है। अच्छा डी एल बचा और डी एल, एल और डी एल। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है?
एल डीएल का एल होगा तो उसका भी एल स्क्वायर हो जाएगा। आपने एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा होगा। एक्स डीएक्स का होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अरे वो मैथ इंटीग्रेशन है। तो इस प्रकार से एल डीएल का इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स वाले जानते होंगे, होता है एल स्क्वायर अपॉन 2। बस यही आंसर है। 1/2 को बाहर ले लो, बी ओमेगा। ये सही है, आ गया? सही हो गया, ये सही। ठीक है, तो ये सेकंड मेथड था। ये इंटीग्रेशन मेथड है, मैथमेटिक्स वाले ज्यादा पसंद करते हैं।